भारत माता की जय। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। कार्यक्रम में उपस्थित बारामती लोकसभा के प्रभारी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय श्री राम सिंह सिंधे जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय श्री गणेश हेगड़े जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय हर्षवर्धन पाटिल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय भीमराव तपकीर जी, जिनको सब अन्ना के नाम से भी जानते हैं, हमारे एक और माननीय विधायक माननीय राहुल कुल जी, अभी जिनकी हम बात सुन रहे थे पूर्व विधायक शरद धुमाली जी, वासुदेव काले जी, अविनाश मोटे जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष विनायक थोमरे जी, और भी मंच पर किसी का नाम छूट गया होगा, सभी सम्मानित नेतागण, आदरणीय मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, पहली बार आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। इस बात के लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। मित्रों, हम पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद उस आधार पर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उनके लिए हम सब काम करते हैं। आपकी परिस्थिति अलग है। पहले भी गठबंधन में चूंकि ये सीट जाती रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान केंद्रों तक जाकर जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो अवसर शायद हमको नहीं मिला भी होगा। तो जब कभी मन में ये बात आती है कि चुनाव हमें लड़ने का जब मौका ही नहीं मिल रहा तो हमें उतनी मुस्तैदी से काम क्यों करना, इससे मुझे मतभेद है। मेरा एक निवेदन है, जिन क्षेत्रों में मैं राजनीति करता हूं वहां पर भी पहले पार्टी का काम नहीं था। हम लोग कॉलेज छोड़कर आए थे और उसके बाद में कभी कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि आसानी से कोई MP MLA बन सकते हैं, ये कोई संभावना नहीं थी। जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे और मैं प्रदेश का महामंत्री होता था, हम 5-7 लोग थे जो लगभग पूर्णकालिक थे। हम लोग कहते थे कि हम अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। तब कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हमको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और हम कभी सांसद विधायक बनेंगे। ये काम करते समय एक बार भी मन में नहीं आया और मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ, हम जितने लोग ये सोचते थे कि अगले पीढ़ी को हम सत्ता हस्तांतरित करेंगे, हमें कुछ मिले या न मिले, वो सारे के सारे लोग आज बड़े नेता हैं। कोई केंद्र में मंत्री है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मंत्री तो सभी बन गए। एक कार्यकर्ता को छोड़कर हमारी टीम में जो प्रदेश के लोग थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जनप्रतिनिधि न बना। अगर आप निष्काम भाव से काम की शुरुआत करते हैं तो आप मानकर चलिए मिलेगा ज़रूर। मिलने का मतलब सिर्फ परिणाम में विधायक की या सांसद बनना नहीं होता। मिलने का मतलब है कि हमें गौरव भी मिलता है। दूसरी बात, जो यहाँ की परिस्थितियाँ मैं देखता हूँ, मैं कल से सुन रहा हूँ, पहले से भी जानता हूँ, जितनी छोटी मोटी मेरी राजनीतिक समझ है उसके आधार पर मैं देखता हूँ। लेकिन एक बात बड़ी हमको समझनी चाहिए, यहाँ लगातार अगर कोई जीत रहा है तो ये उसकी योग्यता है या हमारी कमजोरी है, ये हमको पहले अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि वो जीत रहा है? भूगोल बड़ा है, वो तो दिख ही रहा है। मैं जब पहली बार सांसद बना था, वो देश की सबसे बड़ी लोकसभा थी। महाराष्ट्र की बॉर्डर से शुरू होती थी और एक जबलपुर का जिला क्रॉस करने के बाद कटनी जिले में जाकर खत्म होती थी। वो भूगोल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा थी, 3 जिलों में थी। लेकिन उसके बाद भी मेरे जैसा आदमी
बिना साधन के वहाँ चुनाव जीत गया। और उसके पीछे कारण था कि समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम। हमारे पास में विचार है, बारामती की लोकसभा में लोगों के पास संसाधन होंगे, लेकिन दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार को अगर कभी हम पढ़ें तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि हम पहले तो स्वयं के बारे में तय करें कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं अपने सुखों के लिए काम कर रहा हूँ तो अभी सुख अलग अलग प्रकार के, शरीर का सुख अलग है, मन का सुख अलग है, बुद्धि का सुख अलग है, आत्मा का सुख अलग है। तो पहले अपने आप को तो संतुष्ट कर लो कि हम किस सुख के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो प्रतीक मुझे दिया है उसमें शक्ति और भक्ति का समन्वय है, वो आप ही ने दिया है, लेकिन हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और इसलिए मैं अपने बारे में भी हम सोचें, ये तो मैं निवेदन करूंगा। लेकिन जो लोग धन के आधार पर, ताकत के आधार पर सुख ढूंढने का काम करते हैं या सुख बांटने का काम करते हैं, वो शरीर का सुख तो दे सकते हैं लेकिन मन और बुद्धि का सुख नहीं दे सकते, आत्मा का सुख नहीं दे सकते। इसलिए एक लंबे समय के बाद कितने ही ताकतवर आदमी हो, अगर वो सिर्फ धन और सत्ता के आधार पर लोगों में अपना प्रभाव जमाना चाहेगा, एक समय आएगा कि आदमी को अपने शरीर के सुख के अलावा भी जो सुख चाहिए, मन का सुख क्या हो सकता है। सम्मान अगर मुझे चाहिए तो शरीर का सुख नहीं है, ये मन का सुख है। अगर उसके अलावा आप बुद्धि का सुख चाहते हैं तो मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ कि जब कभी कोई पत्र लोग लिखते थे और किसी को पत्र मिलता था, पत्र में व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता था, लेकिन पत्र पढ़ने का जो आनंद है, जो सुख है, आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि सुख किस बात का है, ये मन का है कि बुद्धि का है। आत्मा का सुख तो अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि दीनदयाल जी ने जब ये बात कही थी, ये काम करने वाले कार्यकर्ता को सबसे बड़ा संबल है। मैं मंच पर बैठे हुए लोगों से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, ये जो हमारे विरोधियों का संसाधन दिखता है, इसकी उम्र पूरी हो गई है। ये सिर्फ शरीर का सुख देने का काम उनने किया है, लेकिन अगर आज उनके सहयोगी भी होंगे, जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता या उससे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तब लगता है कि ये स्पष्ट विफलता है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमारा काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। हम तो चुनाव इसलिए जीतते हैं ताकि हमें एक साधन मिले और हम बेहतर काम कर पाए, और उसी का परिणाम है आज मैं देश का जल शक्ति मंत्री हूँ। 2019 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2024 तक देश के हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा पानी देंगे। ये महाराष्ट्र है, 2019 का आंकड़ा हम आपको देकर जाएंगे। हमारे सम्मानीय विधायकगण यहाँ मौजूद हैं, उनको आंकड़ा देकर जाएंगे। देश में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा देश था 2019 में जहाँ 48% से ज़्यादा परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। देश का कोई दूसरा राज्य उसके बराबरी पर था तो वो गुजरात था। लेकिन जिनके पास में 12%, 13% पाइपलाइन के द्वारा पानी था, वो 100% पर पहुंच गए, लेकिन महाराष्ट्र 71% पर पहुंच पाया। तो कौन है जिम्मेदार, जरा पूछिए। पूर्व विधायक जी भी समस्याएं गिना रहे थे। मुझे मराठी बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे मराठी समझ में आती है। तो मैं कह रहा था कि भाई हम पहले सवाल तो करें, आप हमसे मांग रहे हो तो ठीक है। अरे प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया, देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। 2014 में जो बात उस आदमी ने कही, 2015 में कही, उसको पूरा किया। 2019 में आपने फिर से आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्हें जल जीवन मिशन की घोषणा की। साथ में ये भी तय कर दिया कि 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, जबकि जल, बिजली, सड़क ये सब राज्य के विषय हैं। अगर संविधान की व्याख्या देखोगे तो इसमें भारत सरकार का काम नहीं है। स्वास्थ्य में, पेयजल में, बिजली में, सड़क में, आवास, ये सब राज्य का काम है, ये भारत सरकार का काम नहीं है। मोदी ने वो सारे काम किए जो राज्य नहीं कर पाए, जिनकी जिम्मेदारियां थी और वो नहीं कर सके,
वही काम मोदी ने किए। लेकिन हम इस स्तर पर कभी चर्चा नहीं करते, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। पहले ये तो समझ लेना चाहिए कि हर गरीब को अगर मकान देना था तो ये काम किसका था? देश के संविधान ने ये काम राज्य सरकारों के सुपुर्द छोड़ा था। जब राज्य सरकारें नहीं कर पाई तब प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया। जब वो बिजली हर घर तक नहीं पहुंचा पाई तब मोदी ने ये काम अपने हाथ में लिया। जब सड़क का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। कोई अनजान लोगों को भले मूर्ख बना सकता है, श्रेय बता सकता है कि मैंने किया। यहाँ पर भी जो भी विधायक होंगे अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कहेंगे मैं कर रहा हूँ। तो उनसे पूछना चाहिए कि 2019 में जब आपकी यहाँ पर अघाड़ी की सरकार थी, उसने क्या नल जल योजना का काम किया? अगर किया होता 71% पर हम नहीं होते, हमें 100% तो पिछले साल पार कर जाना था। मैं हिमाचल का उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ भी चुनाव चल रहा है, वहाँ पर 17% परिवारों के पास में पेयजल के लिए पाइपलाइन से पानी था, 17%। आज 93% है। उनको 2023 में लक्ष्य प्राप्त करना था, अभी 2022 चल रहा है और उसके बाद वो लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में। हरियाणा को 21 में करना था, उसने 21 के पहले प्राप्त कर लिया। 22 में करना था, दिसंबर 21 में उसने प्राप्त कर लिया। तेलंगाना ने कर लिया, लक्षद्वीप ने कर लिया, अंडमान निकोबार ने कर लिया, दमन दीव ने कर लिया, गोवा ने कर लिया। सबसे पहले गोवा ने किया। ऐसा नहीं है कि देश नहीं है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ 14 और 15% परिवारों तक पाइपलाइन के द्वारा पानी था, आज वो 7% पर है। आप जब इस तुलना को देखेंगे तब लगेगा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले वो लोग जो अघाड़ी के लोग थे, उनने अपराध किया है। उसमें एनसीपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। क्या हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने इस महाराष्ट्र की जनता के साथ ये धोखा क्यों किया? मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो लेकिन अगर हमको नहीं पता तो हम कैसे सवाल करेंगे? जो सामने वाला कह रहा है उसी बात को हम मान लेंगे। मुझे लगता है कि एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए कहता हूँ, वो मंच के लोगों के लिए भी और आपके लोगों के लिए, एक सिस्टम बनाया मोदी ने एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया कि अब आपको कोई विरोधी ये कहते नहीं मिलेगा कि हमारी विरोध की सरकार है और मोदी हमारा पैसा रोक रहे हैं। एक बयान नहीं मिलेगा। एक बार इसी वर्ष जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रखे गए पिछले साल। 60,000 करोड़ मेरे पास है। अभी तक देश भर के राज्य कुल 19,600 करोड़ रुपए ले पाए। 40,000 करोड़ रुपया बिना उपयोग का भारत सरकार के पास पड़ा है। क्यों? क्योंकि 60 भारत सरकार देती है तो 40 राज्य को मिलाना है। उनके पास 40 है ही नहीं, 40 का प्रबंधन नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी? क्या ये अपराध नहीं है? जब मोदी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो आप इकट्ठा नहीं कर सकते? आखिर किसके लिए कर रहे हैं? कर तो हम राज्य के लोगों के लिए रहे। मुझे लगता है कि 3 फॉर्मेट बनाए हुए, जो मैदानी राज्य है उसमें 60-40, जो हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट है उसमें 90-10, 90% भारत सरकार देती है, 10% उस राज्य सरकार को देना है, और जो यूटी है उसमें 100% भारत सरकार देती है। 3 फॉर्मेट देश में बनाए और उसके बाद में कहा कि आप अपना काम करिए। ये जो परिस्थिति है, ये जो पारदर्शिता का काम है, ये काम मोदी सरकार ने किया है। और इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहूँगा, एक लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी बारामती के मैदान में उतरी है। 2024 का जब चुनाव परिणाम आए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता है। इस लक्ष्य के साथ जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें भी कुछ योगदान करना होगा। पिछले परिणामों को मत देखिए। जब हम देते साहब हम तो कभी जीते नहीं, तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। और जो पढ़े लिखे नौजवान होंगे मैं उनसे कहूँगा जरा साइट खोलकर जरूर देखना। देश की आज़ादी के बाद लोकतंत्र में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं उनको एक बार जरा पलट कर देखिए, आपको विश्वास में मजबूती मिलेगी। मैं कहता हूँ, एक दिन मुझे भी नहीं पता था, मैं इतने वर्षों से पार्लियामेंट में हूँ, 89 में मैं पहली बार पार्लियामेंट में आया था, लेकिन मेरा ध्यान कभी नहीं गया। लेकिन अमित भाई का भाषण हम लोगों के लिए था। और जब वो कह रहे थे कि देश के आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें 2 चुनाव ऐसे हैं जहाँ पर उस पार्टी का कोई MP MLA नहीं था,
उसका वोट परसेंटेज 5% भी नहीं था, और जब चुनाव आया तो उसने सरकार बना ली। और उन्होंने 2 उदाहरण दिए, एक एनटी रामाराव का और दूसरा जो मणिपुर में चुनाव हुआ है, इस चुनाव के पहले वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। हमारा 1.5% वोट था, हमारा एक भी एमपी एमएलए वहाँ पर नहीं था। और जब चुनाव हुआ तो मणिपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और इसे ये कभी दिमाग में मत लाइए, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ मोदी के काम को बताया। वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, यहाँ तो वैसी विपरीत परिस्थिति नहीं होगी, वहाँ साल में 92 दिन वो राज्य बंद होता था। एक वर्ष में 92 दिन इम्फाल बंद होता था। और जब मैं गया था पहला दिन, उस दिन वहाँ कर्फ्यू था, 3 दिन का कर्फ्यू था। तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कह दिया था कि आप एयरपोर्ट पर तो उतर जाएंगे, वहाँ से होटल जा ही नहीं सकते। तो मैंने उल्टा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, आप भी तो जा रहे हो, आप भी तो अपने घर जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो मैं चला जाऊँगा, आप कैसे जाएंगे? तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे होटल छोड़ेंगे, आप मुझे होटल छोड़ देना, आप घर चले जाना, पर मैंने इम्फाल जाने का तय किया है, मैं इम्फाल जाऊंगा। मेरे जीवन का पहला दिन था जब मैं इम्फाल जाने का मैंने फैसला किया था, तब वहाँ 3 दिन का कर्फ्यू था। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष कह रहा था हमसे कि नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं है, आप मत जाइए। मित्रों, जब पार्टी जिम्मेदारी देती है तो पार्टी की जिम्मेदारी पहली चीज़ होती है, बाकी सब चीज़ें बात की बातें होती हैं। और इसलिए ऐसी परिस्थिति यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद में मैं दूसरी घटना देखता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं और संडे के दिन कोई भी नहीं मिलता, जानवर कौवा कुछ भी नहीं मिलता, आदमी छोड़ दीजिए। अब मेरे पास तो सैटरडे संडे ही था, मैं पार्लियामेंट था मेंबर था, तो मैं चला गया, हमारे एडीसी मेंबर जीते। लेकिन जब मैं उस गांव, वहाँ पर सेनापति डिस्ट्रिक्ट एक, जहाँ पर नागांव का मुख्यालय, नागा टेररिस्ट्री भी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, अब मैंने सहज भाव में कह दिया, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से साफ इनकार कर दिया, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तब तक कोई वैली का आदमी हिल्स में जाता नहीं था, इतना टकराहट थी, इतना आतंकवाद था। अब मुझे नहीं पता था और मैं चला गया, वहाँ जाके देखा तो कोई था ही नहीं। तो जो हमारे जिनने हमको आमंत्रित किया था वो बेचारे परेशान हुए। उन्होंने कहा कि सर 12 बजे के बाद लोग आएंगे, 12 बजे के पहले सब लोग चर्च में रहते हैं, ना कोई दुकान खोलता है ना कोई आएगा। वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था। लेकिन 12 बजे के बाद 12:15 पर वो हाल खचाखच भरा और मैंने अपना पहला भाषण दिया। और उसके बाद में हम जब वापस आए तो असम राइफल्स ने मुझे मतलब एक प्रकार से ट्रैक करके इम्फाल तक पहुंचाया। तब तक मुझे रात हो गई थी, मुझे पता नहीं था। बाद में इम्फाल आके मुझे पता चला कि मैंने कुछ गलती की है, मैंने सुरक्षा को नज़रअंदाज किया। मित्रों, लेकिन एक बात हमेशा मेरे मन में रहती थी, मैं नक्सलवादियों की हिट लिस्ट में भी रहा हूँ, मैं एक बात हमेशा दृढ़ता के साथ मानता भी हूँ और कहता भी हूँ, मृत्यु तय है। यदि मुझे किसी आतंकवादी के हाथों मरना है तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि मेरी मृत्यु वहाँ तय नहीं है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे अपना काम करना चाहिए। उन्हें जिम्मेदारियाँ मिलने के पहले हमें कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए, हमको तय करना चाहिए कि मेरा अपना काम करने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है। मित्रों, मैं यहाँ केंद्रीय मंत्री हूँ, लेकिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस नाते ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी को मैंने धन्यवाद दिया। अगर वो पार्टी मुझे, अपनी केंद्रीय पार्टी मुझे यहाँ ना पहुँचाती तो क्या मैं आपके दर्शन कर पाता? हम सब एक ही पार्टी में काम करते हैं, एक ही विचार के लिए काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता को जम्मू कश्मीर में नुकसान होता है तो घर में यहाँ बैठकर आपके मुंह से भी वही आय निकलती है जो मेरे मुंह से निकलती है, जो उसके परिवार के लोगों के मुंह से निकलती है। ये जो तारतम्य है जो हमारे भीतर का, ये हमारी ताकत है। और इसलिए जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने देश के हर घर तक पहुँचाई हैं, अगर उनसे जाके हम पूछेंगे कि आपको पता है कि किसने दिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, एक पर्चा छपवाएं, आपको ले कोई प्रयोग करिए, अपनी पंचायत में करिए, ज़्यादा दूर तक मत जाइए कि हम उतना बड़ा काम नहीं कर सकते। जहाँ आप रहते हैं, जितने घर होंगे, एक बार पर्चा छपवाइए अपने खर्चे से और लिखिए उसमें जितनी मोदी सरकार की योजना है
प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक, वो किसी भी परिवार में जाकर कहना कि इतनी योजनाएं हैं, उनमें से कितनों का लाभ आपको मिला, वो टिक कर दे। 1 होंगी, 2 होंगी, 5 होंगी, जो भी हों, पर उनसे पूछना ये किसने दी है। तो किसी और ने कुछ और समझाया होगा तो वही बोलेंगे, पर आप उनसे कहना कि जी मोदी ने दी है। पूछो, उसी से ही पूछना चाहिए। मैं दावे से करता हूँ वो सोचने के लिए मजबूर होगा और हमें बात करने का मौका मिलेगा। लोग आसमान से क्या कहते हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं है। ज़मीन पर जाकर अगर ये आकलन हम करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ ताकत सिर्फ आपकी नहीं बढ़ेगी, पार्टी की ताकत भी कई गुनी खड़ी हो जाएगी। ये सच्चाई है। लेकिन हम तंत्र नहीं देखते हैं कि हमें वास्तव में काम करना कैसा। हमें टेक नहीं करना, उसी परिवार के मुखिया से या कोई नौजवान पढ़ा लिखा होगा उससे कहिए ईमानदारी से बताओ इनमें से किसी योजना का लाभ मिला हो तो टिक करना, वरना टिक मत करना। ये देश ऐसा है, कोई परिवार या छूता नहीं बचा जहाँ मोदी की योजना ना पहुँची हो। उसे पता ना हो ये अलग बात है कि देख कौन रहा है। तो ये एहसास कराना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। मित्रों, सफलताएं तो बहुत लोगों को मिलती है, सफलताओं के पीछे चलने की कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को सामने रखकर इन सफलताओं के शस्त्रों के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो एक मानकर चलना कि हम निहत्ते नहीं हैं। हो सकता है कि हमारे पास इतने साधन ना हो, किसी के पास 4 चक्के की गाड़ी होगी, हमारे पास नहीं होगी, तो चलो मैं पैदल अपने गांव में तो घूम ही सकता हूं। मैं नहीं जाऊंगा किसी 25 किलोमीटर दूर किसी गांव में, लेकिन मैं अपने गांव में तो घर घर जा सकता हूं और जाके ये काम कर सकता हूं। अगर ये काम हमने किया तो ये पार्टी के लिए बड़ा काम होगा और 2024 में बारामती को जीतने के लिए आपसे बड़ा योद्धा पर कोई और नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी चीज़ों की तुलना लोग करते रहेंगे, उनके पास साधन है, वो तो दुष्प्रचार कर देते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो चुटकी में ख़त्म हो जाती हैं। अब कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व इतना समर्थ नेतृत्व है जो कोई 4 चुनाव लड़ चुका है, कोई 6 चुनाव लड़ चुका है, कोई मंत्री रहा है राज्य में, कोई विधायक थे, कोई विधायक है, और क्या चाहिए उनको। चुनाव लड़ने की तरीके भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मनोयोग के साथ में काम करने का शायद हमको अवसर नहीं मिला। पहली बार पार्टी ने मनोयोग के साथ काम करने का मौका दिया है। मुझे बताया ये सबसे बड़ी विधानसभा है। मेरी कोशिश होगी, भले मैं केंद्र में मंत्री हूँ, कहीं और से सांसद हूँ, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो मेरी कोशिश होगी कि 12 मंडल हैं तो कम से कम 12 मंडल में तो मैं प्रत्यक्ष जाऊँ और कार्यकर्ताओं से संवाद करूँ। ये मेरा काम होगा एक कार्यकर्ता के नाते। और इसलिए मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि मांग करना अलग बात है, लेकिन जो दे दिया है उसका एहसास कराना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यही आग्रह करते हुए आज मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ। आपने मेरी बात को शांति से सुना, मेरा स्वागत और अभिनंदन किया। ये स्वागत और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के कामों का है, प्रहलाद पटेल का नहीं है, क्योंकि प्रहलाद पटेल ने भी यहाँ कुछ किया ही नहीं। लेकिन हम एक परिवार भाव से मिले और आपने मेरा सत्कार किया। मैं हृदय से अपनी तरफ से और सभी पार्टी नेताओं की तरफ से आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।